हेलो फ्रेंड्स, राजा ईएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं विज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके पहले वीडियो में कुछ प्रश्न के बारे में बता चुके हैं, उसके आगे अब बताने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने पर? यानी कि पानी का जो घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर, पानी का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, पानी का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है? तो 4 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग क्या होंगे? तो यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उनका जो वेग होगा वह समान वेग होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर है, पैकेट उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करना शुरू कर देगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर है न्यूटन प्रति मीटर। चलिए अगला प्रश्न है, कैंडला किसका मात्रक है? तो इसका सही आंसर है ज्योति तीव्रता का। चलिए अगला प्रश्न है, जल एक यौगिक है क्यों? तो जल एक यौगिक है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि जल में जो रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों के मिलने से H2O जल बनता है। इसलिए जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, जूल किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर है ऊर्जा की। तो ऊर्जा जो है वह जूल की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई वह कब की गई? तो इसका सही आंसर है आपका 1971 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ते हैं? तो चमगादड़ रात के समय अंधेरा होने पर ही वह उड़ना शुरू करता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों उत्पन्न करता है और उसी तरंग के माध्यम से चमगादड़ अंधेरे में उड़ना शुरू करता है। इसीलिए चमगादड़ अंधेरे में उड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, वायु क्या है? तो यह एक मिश्रण है। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही आंसर है पारिस्थितिकी के अंतर्गत। तो पर्यावरण का जो अध्ययन किया जाता है वह जीव विज्ञान के पारिस्थितिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है फ्लोरिकल्चर। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण कैसा होता है? तो किसी असंतुलित बल द्वारा, यानी कि संतुलित यानी कि समान वेग से जो बल नहीं चलता है, जिसकी दिशा समान नहीं होती है, वह यानी कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण का क्या होता है?
तो यह बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, कौन अस्थायी कण है? इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन। यह अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन हैं? तो सही आंसर है इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वह परमाणु नाभिक के अवयव हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन का जो नाम है वह है आपका आर्बोरिकल्चर। तो आर्बोरिकल्चर के माध्यम से ही सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में हमेशा अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है उत्तल लेंस, क्योंकि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं उनका जो चश्मा यूज किया जाता है, जो प्रयोग किया जाता है, वह लेंस जो प्रयोग में लाया जाता है उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल कैसा होना चाहिए? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल जो होना चाहिए वह हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग वस्तु पर अगर बल नहीं लगेगा तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम अपना क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल नहीं उत्पन्न करेगा। इसलिए न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का गति विषयक तृतीयक नियम है। अगला प्रश्न है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है कवक। तो माइकोलॉजी में जिसका अध्ययन किया जाता है वह है आपका कवक। चलिए अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। चलिए अगला प्रश्न है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है? तो कोई पिंड तब तक विरामावस्था यानी स्थिर अवस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है, तो यह कथन न्यूटन का है। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो न्यूक्लियॉन नाम जो है वह सामान्यतः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए ही है। चलिए अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन क्या है? तो पॉजिट्रॉन जो है वह एक एकता धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। अगला प्रश्न है, एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो एग्रोफोरेस्ट्री जो है वह कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना है। 12 मासी यानी कि 12 महीना तक वृक्ष को लगाने की प्रक्रिया है जिसको एग्रोफोरेस्ट्री कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी के अध्ययन में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है वह आपका थोरियम का अयस्क है। ये अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम का।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आंसर है इसका 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में अगर करेंगे तो 310 केल्विन। चलिए अगला प्रश्न है, पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? तो आंसर है इसका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एलईडी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है अग्र अभिनति। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन सी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर है स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी के कारण जो रोग होता है वह रोग है आपका स्कर्वी। अगला प्रश्न है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो एकमात्र अधातु है वह है आपका ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, बेंजीन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है माइकल फैराडे ने। तो माइकल फैराडे ने ही बेंजीन की खोज की थी। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर है न्यूटन। तो बल का एसआई जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, जिसको बड़ा एन से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। चलिए अगला प्रश्न है, जेसीबी मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जेसीबी मशीन जो है वह जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह सिद्धांत का नाम क्या है? तो वह है आपका पास्कल नियम। तो पास्कल नियम के सिद्धांत पर ही जेसीबी मशीन अपना कार्य करती है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है बैटिंग व बेस्ट ने। इन दोनों वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की हुई थी। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मानव त्वचा का जो रंग होता है वह मेलानिन के कारण होता है। ये अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो उसका सही आंसर है क्यूरी। तो रेडियोधर्मिता की जो इकाई है वह है आपका क्यूरी। अगला प्रश्न है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है वेरियोला वायरस। तो चेचक जो होता है वह वेरियोला वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है एडवर्ड जेनर ने। तो एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के टीके का आविष्कार किया। चलिए अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो इसका सही आंसर है विटामिन बी और सी, जो कि जल में घुली रहती है। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का प्रसार हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के। अगला प्रश्न है, मनुष्य का आँख कितने मेगा पिक्सल पर होता है? तो इसका सही आंसर है 576 मेगापिक्सल पर। अगला प्रश्न है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो इसका सही आंसर है अम्लराज, यानी कि एक्वा रेजिया भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है आपका प्रिस्टले ने। तो प्रिस्टले ने ही ऑक्सीजन की खोज की हुई थी। अगला प्रश्न है,
मूत्र को गुर्दे यानी किडनी से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाने का जो कार्य करता है वह है आपका मूत्र वाहिनी, जिसको यूरेटर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो इसका सही आंसर है वाटरमैन। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का विकास किसने किया? तो परमाणु बम का आविष्कार जो किया वे थे जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग शरीर के जिस भाग को प्रभावित करता है वह है आपका यकृत। तो यकृत को पीलिया रोग प्रभावित कर देता है। अगला प्रश्न है, नॉन स्टिक बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो टेफ्लॉन की। तो नॉन स्टिक बर्तन पर टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी का पलायन वेग होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न है, बादल फटने का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी वर्षा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है नॉर्मन ई बोरलॉग। तो विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं वे हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। चलिए अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी और इसका आविष्कार भारत में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है लीव वैन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। अगला प्रश्न है, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो एक निबल जो होता है वह 4 बीट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है वह MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है रेने लेनेग ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, दूध क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध क्रांति का जो संबंध है वह आपका दूध से है, इसलिए दूध को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है या दूध श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा भाग से होता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो कहा जाता है वे हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। अगला प्रश्न है, विषाणु की खोज किसने की है या किसने की थी? तो इसका सही आंसर है इवान वोस्की ने विषाणु की खोज की थी। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? तो यह आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट के द्वारा ही और इसी की वजह से ही मानव गुर्दे में पथरी बनती है। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है?
तो आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर है स्टार्च या जिलेटिन का। तो कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वह आपका स्टार्च या जिलेटिन का बना होता है। अगला प्रश्न है, दूध का रंग पीला क्यों होता है? तो दूध में उपस्थित कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन को बनाने के लिए जो अमीनो अम्ल होते हैं वे 20 होते हैं, यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, MK-132 क्या है? तो यह एक प्रकार का विमान है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बिजली का बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है, जो कि विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। अगला प्रश्न है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो इसका सही आंसर है निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। अगला प्रश्न है, किस पिगमेंट द्वारा टमाटर का रंग लाल होता है? तो टमाटर में उपस्थित लाइकोपीन के कारण ही टमाटर का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह आपका है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, इसका क्या कारण है? तो सूर्य सदैव यानी हमेशा पूर्व में ही निकलता है, क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूरब में ही निकलता है। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है पोटोमीटर। तो पोटोमीटर जो यंत्र है उसका उपयोग पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb304 है रेड लेड का रासायनिक सूत्र। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में विटामिन के का जो निर्माण होता है वह कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी जो गर्म किया जाता है वह विधि जो है वह आपका है कन्वेक्शन विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, HTLV नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स यानी कि HIV नामक जो रोग होता है वह आपका HTLV नामक वायरस से फैलने वाला जो रोग है
वो आपका है एड्स, HIV नामक वायरस से। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर में उपस्थित जो सबसे छोटी ग्रंथि है वह है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः एक प्रोटीन है। चलिए अगला प्रश्न है, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी कि अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, हीरे की चमक किसके कारण होती है? इसका सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की चमक होती है। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो इसका सही आंसर है हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका सही आंसर है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। तो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वह हमेशा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। चलिए अगला प्रश्न है, डायनामो का क्या कार्य है? इसका सही आंसर है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। तो डायनामो का जो कार्य है वह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना है। चलिए अगला प्रश्न है, पीछे ब्लेडलैंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? इसका सही जवाब है रेडियम। अगला प्रश्न है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। तो गिरगिट की त्वचा में जो रंग बदलने का जो कारण होता है वह है आपका उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है वह आपका है सेल्यूलोज। चलिए अगला प्रश्न है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में जो वार्षिक वलय होता है वह नहीं होने का सबसे मुख्य कारण है क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इसलिए समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होता है।